Hi and good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Yes, good evening. Please, everyone, switch on your videos. तो हम लोग जीएसटी कर रहे थे। हम लोगों ने पहला एक्सरसाइज के पहले जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमने किए थे। क्वेश्चंस किए क्या तुम लोगों ने? यस सर, एक में डाउट भी था सर। कौन से क्वेश्चन में डाउट है? एक सेकंड सर। सर मेरा वीडियो दिख रहा है। हाँ, कबीर दिख रहा है, सात देर का नहीं दिख रहा है। अध्ययन को शायद बुक नहीं मिला होगा। मैंने भेजा था क्या ग्रुप में? मेरे ख्याल से मैंने नहीं भेजा। ग्रुप में आप लोग को भेजा था क्या मैंने? आई डोंट थिंक सो। सर क्या चीज? ये चैप्टर का सॉफ्ट कॉपी। नो सर। एक मिनट, अध्ययन में भेज ही दे रहा हूँ, है ना, सो दैट यू हैव इट। जी सर। अध्ययन अब मैंने भेज दिया है आपको, तो अब आगे आप काम कर सकते हो इससे ना, जीएसटी वाला जो भी कलेक्ट। जी सर। ठीक है। और अब तो आप ग्रुप में भी हो, तो जो भी शेयर करेंगे आपके पास रहेगा। तो आई थिंक कि लेट्स स्टार्ट विथ इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला पार्ट जो है, और बाकी जैसे जैसे डाउट होगा हम क्लियर करते जाएंगे आप लोगों के डाउट्स। ठीक है। देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, पहले मैं तुम्हें बेसिक समझा दूं इसका कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, सो दैट साथ में तुम्हारा वीडियो नहीं दिख रहा है। मुझे वीडियो ऑन कर लो, और अनबी आप भी अपना वीडियो ऑन कर लो। Yes, sir. Yes, sir. सो इनपुट टैक्स क्रेडिट, पहले मैं बेसिक्स इसका समझा दूं कि होता क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो लेट्स से एक मैन्युफैक्चरर है, इस मैन्युफैक्चरर ने, लेट्स से मैन्युफैक्चरर ए है,
इसने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा होगा, है ना, कुछ रॉ मटेरियल खरीदा होगा आगे कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए, राइट। तो जब ये मार्केट गया रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, तो इसको जो है जो भी चीजें इसने खरीदी उस पे इसको जीएसटी पे करना पड़ा। भाई आप मान लो एक शू बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है, तो शू बनाने वाला मैन्युफैक्चरर तो उसने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा, जैसे लेदर खरीदा होगा, रेक्सिन खरीदा होगा, उसने कुछ उसको पेस्ट करने के लिए जो मटेरियल होता है वो खरीदा होगा, इनसोल खरीदा होगा, सोल खरीदा होगा, बहुत सारी चीजें खरीदी होंगी जो कि उसको एक शू को बनाने के लिए जरूरत है। तो वो रॉ मटेरियल जो इसने खरीदा, है ना, सो उस कॉस्ट के साथ उसने कुछ जीएसटी भी पे किया जब वो खरीद कर लाया, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने उसका शू मैन्युफैक्चर किया और इसने एक होल सेलर था, है ना, होल सेलर क्या होता है, जो कि बल्क में सामान खरीदता है फैक्ट्रीज में जाके और उसके बाद रिटेलर्स को सेल करता है। तो एक होल सेलर था, लेट्स से बी, इसने इसको सेल कर दिया। तो टोटल जो रॉ मटेरियल इसने खरीदा, लेट्स से एक शू को बनाने के लिए 250 रुपीज का रॉ मटेरियल इसने खरीदा और 250 के ऊपर इसने जीएसटी भी पे किया। मतलब मान लो इसने जो जीएसटी पे किया 12% जीएसटी पे किया, है ना, इसने 12% जीएसटी पे किया किस पे, 250 रुपीज पे। तो 250 प्लस, देखो मैं एक एग्जांपल लेके पूरा समझा रहा हूँ तो तुमको पूरा एक्चुअल में क्या होता है वो समझ में आ जाए। जब एक्चुअल में क्या होता है वो समझ में आ जाएगा ना, तो फिर क्वेश्चंस करना आसान होता है, क्योंकि फिर वो यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक प्रॉपरली। इज इट क्लियर? जहां पे भी नहीं समझ में आएगा पूछ लेना मेरे से। तो मैं एक रियल लाइफ सिचुएशन को समझाते हुए, ऐसे जो कमर्शियल मैथमेटिक्स वाली चीजें हैं, खासकर जीएसटी वाला टॉपिक हो गया या बैंकिंग वाला टॉपिक हो गया या फिर जो वैट सॉरी जो शेयर्स एंड शेयर्स वाला जो चैप्टर है, तो वहां पे भी इन सब सारे चैप्टर में जब तक आप रियल लाइफ में क्या होता है वो नहीं समझोगे ना एक्चुअल सिनेरियो में, तब तक आपसे क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे, क्योंकि रट के और फॉर्मूला याद करके क्वेश्चन नहीं बनता है, राइट, खासकर जीएसटी में और शेयर्स वाले चैप्टर में। तो अभी जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसने अभी तक सबको समझ में आया कि इसने रॉ मटेरियल खरीदा 250 रुपीज का और 12% इसने जीएसटी पे किया। तो कितना टोटल इसने पे किया होगा, 250 प्लस 12% ऑफ जीएसटी, तो 0.12 इंटू 250 कर लोगे तो 30 रुपीज इसने जीएसटी पे किया, ठीक है। अब टोटल इसने 280 रुपीज पे किया खरीदने के लिए। तो अब क्या है, जब ये सेल करने गया होलसेलर को, तो होलसेलर को इसने यही सेम चीज 400 रुपीज का सेल किया, है ना। ये जो फिनिश प्रोडक्ट शू था, इसने 400 रुपीज का इसको सेल किया, ये हमारा सेलिंग प्राइस, राइट। ये हमारा प्लस जीएसटी मिला के ये कॉस्ट प्राइस हम मान, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस उसने जितना पे किया वो उसका कॉस्ट प्राइस हुआ। तो जो प्रोडक्ट का कॉस्ट था, रॉ मटेरियल का कॉस्ट प्लस टैक्स, टोटल सीपी हो गया तुम्हारा 280 रुपीज, और उसको सेल किया इसने 400 रुपीज का होलसेलर बी को। अब होलसेलर बी ने इसको कितना पैसा दिया होगा मैन्युफैक्चरर को, इसने पे किया होगा 400 प्लस जो जीएसटी का रेट मान लो 12% ही, हम यूनिफॉर्म ही मान रहे हैं अभी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रॉ मटेरियल जो खरीदा होगा उस पर कुछ अलग परसेंटेज ऑफ जीएसटी है और जो फिनिश प्रोडक्ट बेच रहा है उस पर कोई और परसेंटेज ऑफ जीएसटी है। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, अभी सिंपल रखते हैं कि 400 रुपीज का जो होलसेलर ने खरीदा होगा उसके अलावा उसने जीएसटी पे किया होगा, ठीक है, प्लस 12% ऑफ 400, ये क्या है अमाउंट, ये जीएसटी का अमाउंट जो अलग से पे किया है। सो ये टोटल इसने कितना पे किया, 400 प्लस 0.12 इंटू 400, 48 रुपीज। तो टोटल इसने कितना पे किया, 448। क्लियर बच्चों, है ना। अब इस होलसेलर ने रिटेलर को सेल किया,
रिटेलर है सी, इसने होलसेलर ने अब इसको और प्रॉफिट पे 400 का पड़ा था, इसको टैक्स तो उसको मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा अभी हम बात करेंगे। 400 रुपीज का जो ये होलसेलर ने इसने सेल कर दिया सी को, लेट्स से ये 500 रुपीज का इसने इसको सेल किया, तो ये पहला सेलिंग प्राइस था और इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 500। अब रिटेलर ने इसको खरीदने पे कितना पे किया होगा, 500 जो उसका कॉस्ट है प्लस ऑफ 12% ऑफ 500 जो कि एज जीएसटी अमाउंट है। सो ये कितना हो गया, 500 प्लस 0.12 इंटू 500 हमारा 60 रुपीज हो जाएगा, 560। सो टोटल इसने कितना पे किया, 560 रुपीज इसने पे किया। ठीक है, अब ये रिटेलर फाइनली एक कस्टमर है हमारे जैसा जो दुकान में खरीदने गया ना, कस्टमर को इस रिटेलर ने लेट्स से 600 रुपीज का सेल किया फाइनली। ठीक है, कस्टमर को 600 का सेल किया, तो कस्टमर को कितना पड़ा होगा, 600 प्लस 12% ऑफ जीएसटी। ये अलग से लिख के नहीं बताते कस्टमर को, तो बेसिकली कस्टमर को तो सीधा पूरा अमाउंट ही बताते हैं। मैं बताता हूँ कौन सा अमाउंट ये लोग बताएंगे कस्टमर को। तो इसको इसने 600 प्लस 72, तो 672। कस्टमर को जो शू पे जो प्राइस लिखा होगा ना एमआरपी, वो एमआरपी 672 रुपीज लिखा होगा, और कस्टमर अपना क्रेडिट कार्ड देता है, वो स्वाइप करते हैं, 672 रुपीज का तुमने एक शू खरीद लिया। ध्यान से सुनो उपमन्यु, सो मत बेटा, कोई नहीं समझाएगा इतना डिटेल में और अच्छे से, और पूरा जिंदगी फिर नहीं समझ में आएगा। तुमको तो बिजनेस करना है अगर आगे, तो फिर तो और समझने की जरूरत है ना, नहीं तो फिर सीए जो है बेवकूफ बना देगा तुम्हें, बोलेगा इतना इतना पैसा लग गया और फिर तुमसे ठग लेगा। यहाँ पे कौन कॉमर्स पढ़ने वाला है? Anyone who is going to study commerce? No one. Everyone is going to study science. How many of you are going to study science? नहीं सर। कबीर, उपमन्यु, साध्य, अध्ययन, आप क्या पढ़ना चाहते हैं? साइंस। 5 हो गए। आकांक्ष, तो वीडियो क्यों ऑफ करके रखा है भाई? ऑन कर लो वीडियो। और पढ़ना क्या चाहते हो? साइंस। चला गया, छुट्टी पे है, वीडियो ऑफ करके सो रहे हैं। चलिए, तो बेसिकली चलो तब कोई नहीं चूना लगाएगा, मैं ही चूना लगाऊंगा, फिर मैं ही तुम्हारा सीए बन जाऊंगा। आधा सीए तो मैं बन ही गया हूँ पढ़ के, है ना, तो और फिर बन ही जाऊंगा। तो एनीवेज, तो ये एमआरपी 672 रुपीज का इसने कस्टमर ने पे किया। अब देखो आता है कि किसको कितना जीएसटी, फाइनली जीएसटी किसके जेब से जाएगा, वो जाएगा इसके जो कस्टमर है ना, जो एंड कंज्यूमर है, उसके जेब से जाता है। 72 रुपीज उसने एज जीएसटी पे किया। ठीक है, बेसिकली फिर रिटेलर क्या करता है ना, रिटेलर ने जो टैक्स इसने पे किया है वो टैक्स अपने पास रख लेगा, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उस एक्स्ट्रा अमाउंट को वो डिपॉजिट कर देगा गवर्नमेंट के साथ। मतलब कि ये जो 60 रुपीज जो उसने पे किया है ना, ये इस रिटेलर का इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। इसका जो टर्म हम बोल रहे हैं ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट is the amount which he has paid as tax. So what amount he has paid as tax is rupees 60, and what amount he has charged with the customer is rupees 72. भाई 72 रुपीज कस्टमर ही तो दे के गया ना इसको टैक्स। उपमन्यु उठ जा, उपमन्यु जाग जा भाई, उपमन्यु जाग जा भाई, क्या सो रहा है? नहीं सो रहा सर। हाँ, मैंने देखा सो रहा था। चल, ये 72 रुपीज जो है अपना कस्टमर ने इसको पे किया एज टैक्स, और इसने टैक्स जो पे किया था
मतलब इसको होलसेलर को रिटेलर ने जो पे किया था वो 60 रुपीज पे किया था। तो इसके लिए जो आउटपुट टैक्स बनेगा, आउटपुट टैक्स इज 72, इनपुट टैक्स इज 60, so tax deposited to government will be output tax minus input tax। मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। 72 minus 60 which is equal to 12 रुपीज। तो इसने जो गवर्नमेंट को, रिटेलर ने जो टैक्स गवर्नमेंट को पे किया दैट इज ₹12। तो हुआ क्या आइडियली कि रिटेलर ने जो होलसेलर को पे किया था, रिटेलर ने होलसेलर को कितना पे किया था? 60 रुपीज पे किया था। रिटेलर ने जो होलसेलर को 60 रुपीज पे किया था, वो 60 रुपीज रिटेलर ने अपने पास रख लिया और बाकी जो उसने कस्टमर से चार्ज किया था, कस्टमर से इसने कितना चार्ज किया था? 72 रुपीज चार्ज किया था। इस 72 में से 60 इसने रख लिया जो कि इसने पे किया था, और 12 जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टैक्स इसने लिया है वो इसने गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया। तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टैक्स किस चीज पे लग रहा है ये भी ध्यान दो, वो उस अमाउंट पे लग रहा है जो कि वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। बेसिकली इसने 500 रुपीज का खरीदा और 600 का सेल किया, तो कितना प्रॉफिट हुआ इसका? प्रॉफिट इज फॉर दिस रिटेलर, द प्रॉफिट अमाउंट इज ₹100। रिटेलर के लिए जो प्रॉफिट था दैट इज ₹100। तो 100 पे टैक्स लगाओगे 12% के रेट से, सो 12% अगर टैक्स लगाते हो 100 रुपीज पे, वो कितना होगा? ₹12 होगा ना, ₹12। तो जो इसने प्रॉफिट अर्न किया है ना, उस प्रॉफिट पे जो टैक्स लगेगा वो फाइनली ये पे करता है गवर्नमेंट को। इज इट क्लियर? सो एनी पर्सन हु इज डूइंग बिजनेस is not paying any tax from his pocket. Finally, who is paying all the taxes is the customer. So business purpose के लिए इसने जो चीज खरीदा और आगे सेल किया, जो खरीदा उसमें जो इसने टैक्स पे किया वो इसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट है, और जो उसने कस्टमर से चार्ज किया वो उसके लिए आउटपुट टैक्स है। और आउटपुट माइनस इनपुट करके जो अमाउंट बचा वो अमाउंट गवर्नमेंट को जाके पे करता है। और वो अमाउंट होता कितना है? वो अमाउंट उस प्रॉफिट पे, जितना उसने प्रॉफिट अर्न किया उसका टैक्स वो गवर्नमेंट को पे कर। ये क्लियर है सभी को? यस सर। भैया इससे तोड़ के हम नहीं बता सकते इससे ज्यादा, है ना? तो एकदम अच्छे से समझ लो, और ये एग्जाम्पल को ना एक कॉपी में अच्छे से लिख लेना। अभी मैं और इसमें और बताता हूँ, हर स्टेज का बता देता हूँ, 2-3 बार बताऊंगा तो तुम्हें और अच्छे से याद हो जाएगा। तो जैसे अब आते हैं हम लोग कि रिटेलर ने इसको 60 रुपीज टैक्स दिया था, और होलसेलर ने जो मैन्युफैक्चरर को कितना टैक्स दिया था? होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को 48 रुपीज टैक्स पे किया। तो अब देखो 60 माइनस 48 इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे कौन बताएगा? मुझे बताएगा उपमन्यु। होलसेलर के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है जो अमाउंट वो खुद टैक्स में पे कर रहा है। होलसेलर ने कितना टैक्स पे किया वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है। कितना पे किया उपमन्यु? होलसेलर ने कितना टैक्स पे किया? सुन नहीं रहे थे ठीक से। अध्ययन बताएगा। अध्ययन, होलसेलर ने कितना टैक्स? ₹48। 48 रुपीज। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया 48 रुपीज। और
इसी का आउटपुट टैक्स अध्ययन बताओ बेटा, कितना है आउटपुट टैक्स? 12. नहीं, आउटपुट टैक्स तो वो है जो इसने चार्ज किया है ना। आउटपुट टैक्स ये 60 रुपीज हो जाएगा। Yes, sir. हाँ, और जो टैक्स पेड टू गवर्नमेंट, That will be 12. that will be good. So tax paid to government is equal to output minus input, which is equal to 60 minus 12, 60 minus 48, sorry. Which is equal to 12. तो ये टैक्स पेड टू गवर्नमेंट 12 हो गया। तो होलसेलर ने भी कितना गवर्नमेंट को पे किया है? 12 रुपीज पे किया। ठीक है, तुमको सारा कहानी अभी समझ में आ जाएगा एक एक करके। सो रिटेलर ने 12 रुपीज पे किया, होलसेलर ने 12 रुपीज पे किया, राइट। वो उतना ही पे कर रहा है होलसेलर जितना कि वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। 400 का आर्टिकल था, इसने सेल कर लिया 500 में, तो 100 रुपीज इसका प्रॉफिट था, और उस प्रॉफिट पे ही इसने टैक्स अर्न किया, राइट। सो profit is equal to 100 and 12% of 100 . Twelve percent of 100 is equal to rupees 20. ओके, अब आ जाते हैं इस मैन्युफैक्चरर पे। मैन्युफैक्चरर ने कितना टैक्स पे किया है? मैन्युफैक्चरर ने टैक्स पे किया है 30 रुपीज, और इसने चार्ज किया है 48। तो जो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो 30 रुपीज और आउटपुट टैक्स 48 रुपीज, राइट। सो जो इसने जो अमाउंट ऑफ जीएसटी गवर्नमेंट को पे किया है दैट इज 18 रुपीज। सो फॉर मैन्युफैक्चरर इनपुट टैक्स इज 30। सो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, input tax is equal to 30, output tax is 48. Okay, tax paid to government is equal to 18. ठीक है, सो गवर्नमेंट को देखो कितना कितना टैक्स मिल रहा है। ये जो मैन्युफैक्चरर जहां से खरीदा होगा ना, उस रॉ मटेरियल वाले को पैसा दिया होगा और उसने गवर्नमेंट को सबमिट किया होगा, डिपॉजिट किया होगा 30 रुपीज, है ना। और ये 18 रुपीज हो गया, फिर ये 12 रुपीज हो गया, 12, तो 12 प्लस 12 24 प्लस 18 करोगे, है ना, तो यहाँ पे 42 प्लस 30 72। तो कस्टमर से जितना चार्ज हुआ ना, फाइनली गवर्नमेंट के पास सारा टैक्स चला गया, अलग अलग स्टेजेस में गया। कुछ पैसा रिटेलर ने दिया गवर्नमेंट को, कुछ होलसेलर ने दिया, कुछ मैन्युफैक्चरर ने दिया, तो एवरीवन पेड सम अमाउंट। तो यहाँ पे क्या होता है ना, टैक्स की चोरी बच जाती है, क्योंकि अगर किसी एक ने भी बीच में नहीं दिया ना, तो गवर्नमेंट को तुरंत पता चल जाएगा कि इसने नहीं दिया, राइट, क्योंकि टोटल अमाउंट मिला नहीं, और उसको वो चेन में पता चल जाएगा कि किसने टैक्स नहीं भरा है, राइट। तो दैट्स वाई जो पहले ये जो जितनी भी टैक्स की थेफ्ट हो रही थी, वो सब अब धीरे धीरे रुक रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट हैज ऑल द डेटा। जो मुझे कुछ सेल करेगा, राइट, उसके पास वो डेटा होगा। अगर मैं गवर्नमेंट को कुछ भी डिपॉजिट नहीं करता हूँ, है ना, जो मुझे पे कर रहा है वो मुझे पता है,
गवर्नमेंट को पता है, और जो मैंने पे किया वो भी गवर्नमेंट को पता है। तो अगर मैं गवर्नमेंट को नहीं डिपॉजिट करूंगा टैक्स, तो मैं पकड़ा जाऊंगा बेसिकली, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस हैज हेल्प्ड टू कंटेन एनी काइंड ऑफ थेफ्ट विच वाज हैपनिंग अर्लियर, जो वैट के केस में होता था। इसीलिए जीएसटी से रिप्लेस किया गया। सबको ये कॉन्सेप्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट टैक्स का समझ में आ गया? इनपुट टैक्स क्या होता है और आउटपुट टैक्स क्या होता है, सभी को आ गया समझ? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. चीज लिख लो एक बार। If you have understood this example, you have understood the whole GST part. Please everyone write it down, and if you have to write some note also in the side, you can do that. आकांक्ष अपना वीडियो ऑन कर लो बालक। आकांक्ष तुमको समझ में आया बेटा? Yes. सर होलसेलर की कॉस्ट प्राइस डिफरेंट कैसे हो गई? बेटा सर होलसेलर की कॉस्ट प्राइस डिफरेंट कैसे हो गई? होलसेलर की होलसेलर की जो कॉस्ट प्राइस है वो डिफरेंट कैसे हो गई? स्टार्टिंग में हमने 250 ली थी। नहीं, 250 रुपीज तो मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया ना। मैन्युफैक्चरर जब खरीदता है रॉ मटेरियल बनाने के लिए कोई सामान, तो दैट इज 250। मैन्युफैक्चरर जो सेल करता है होलसेलर को, दैट इज द कॉस्ट प्राइस फॉर होलसेलर, सो दैट इज 400। ठीक है।
Once you have written, please let me know. Written, sir. Written. Written, sir. आकांक्ष और साथ लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. लिख लिया. आकांक्ष बाबू लिखा? आकांक्ष आपने? आना बोल दो भाई, मतलब वेट कर रहा हूँ. आकांक्ष सुन ही नहीं रहा है. चलो आगे बढ़ते हैं. देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट वही चीज बताया हुआ है, इसको समझ भी लेते हैं क्या लिख रखा है इन्होंने. भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस दैट व्हाइल पेइंग टैक्स ऑन सेल आउटपुट ऑफ टैक्स एंड सर्विसेज you can avail the tax you have already paid on the purchases of the above goods or services and pay only the balance amount as tax. तो जो टैक्स आपने खुद पे किया है वो टैक्स आप अपने पास रख लोगे, और जो आपने टैक्स चार्ज किया है उसमें से वो अपना अपना हिस्सा आपने जो पे किया है वो रख लोगे, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो गवर्नमेंट को पे कर दोगे. So input tax includes CGST, SGST, IGST paid on input goods, input services, etc. तो आपने जो भी पे किया होगा वो CGST के फॉर्म में भी हो सकता है, SGST के फॉर्म में भी हो सकता है, और IGST के भी फॉर्म में हो सकता है. Only a registered person is entitled to take credit of input tax charged on supply of goods or services. तो अगर आपने GST रजिस्ट्रेशन करा रखा है तभी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, राइट. तो जैसे हमारा GST रजिस्ट्रेशन है तो हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं उन सभी चीजों पे, उन सभी एक्सपेंडिचर पे जो कि हम अपनी कंपनी के लिए यूज कर रहे हैं. मतलब जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसी पे बस हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं. लेट्स से अगर मुझे आपको पढ़ाने के लिए एक लैपटॉप खरीदना है तो लैपटॉप पे जो मैं टैक्स पे करूंगा दुकानदार को, वो टैक्स मैं अपने पास रख लूंगा. जब बच्चों से फीस लूंगा टैक्स के साथ तो मैंने जो टैक्स पे किया था इस लैपटॉप को खरीदने के लिए, दैट आई विल कीप एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट आई विल डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट. इज इट क्लियर? So for that, I should have this registration of the GST. Now, credit of tax paid on every input used for supply of taxable goods or services or both is allowed under GST. And for the purchase of petroleum product, liquor, petrol, diesel, motor, spirit, etc., input tax credit is not available. है ना? तो हम लिकर पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते अगर हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है, या पेट्रोलियम के कोई भी प्रोडक्ट. इन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स सर्विसेज और सर्विसेज जीएसटी इज नॉट पेएबल. तो अगर मैंने कोई चीज खरीदा और उसको एक्सपोर्ट किया, तो जो मैंने पे किया होगा एज अ टैक्स टू द पर्सन फ्रॉम विच वी बॉट सर्टेन गुड्स, that can be treated as input tax if I am exporting this item. Even though export करने समय मैं कोई GST चार्ज नहीं कर रहा, right? But मैं input tax credit गवर्नमेंट से ले सकता हूँ. ठीक है? Such transactions are called zero-rated transactions in GST. Input tax credit can be availed on goods and services for business purposes only. ये नहीं कल को मैंने घर पे टीवी खरीदा और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हम जो अप्लाई कर दिए कि भाई इनपुट टैक्स हमको मिल जाएगा इसमें, मैं वही उन्हीं चीज़ों पे इनपुट टैक्स ले सकता हूँ जो कि मैंने कंपनी के लिए, मतलब पढ़ाने के लिए बच्चों के, या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो चीज़ें मैं खरीद रहा हूँ उन्हीं पे मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता हूँ. For example, for a registered dealer, if input tax is rupees 80, that is the tax on purchases
So that is the tax on purchase is equal to rupees 80 and output tax is 100, that is tax on sale is 100. So then input tax credit for the dealer is 80 rupees and the dealer will pay 100 minus 80, that is output minus input, that is rupees 20 to the government as GST. ये हम लोगों ने अपने एग्जाम्पल में देखा भी था. The tax liability on the registered dealer is output minus input. So tax on selling price minus tax on cost price. Tax on SP minus CP, that is tax on profits. तो हम लोगों ने देखा भी था कि जो प्रॉफिट पे टैक्स होता है ना वही गवर्नमेंट को पे करना है. तो उसने जो 100 रुपीज प्रॉफिट अर्न किया था उसी अमाउंट पे वो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करेगा. उस प्रॉफिट का जो टैक्स है दैट इज द अमाउंट विच दे विल पे, द पर्सन विल पे टू द गवर्नमेंट. इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Now let us do a few questions to understand it better. Seventh example क्या कह रहा है? Let A, B and C be three traders belonging to different states. है ना? A, B और C are three traders belonging to different states. Now trader A sells some goods or services to trader B. A ने B को कुछ सेल किया. कितने में सेल किया? 500 रुपीज में. एंड ट्रेडर बी सेल्स द सेम गुड्स और सर्विसेज टू ट्रेडर सी एट ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 200. प्रॉफिट एट 200 मतलब 700 रुपीज का सेल किया सी को. क्लियर है ना बच्चों? भाई कॉस्ट प्राइस जो था उस पे प्रॉफिट ऐड कर दिया. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 200 ऐड कर दिया. तो अब जो सेल किया वो कितने पे सेल किया? 700. कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ बी इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%. तो हम लोग को बी का टैक्स लाइबिलिटी मतलब कितना इसने गवर्नमेंट को पे किया है ये हम लोग को निकालना है. बी ने गवर्नमेंट को कितना पे किया है ये हम लोग को निकालना है. और जीएसटी का रेट कितना है? 12% है. ठीक है. सो देखो इसको तो डायरेक्टली भी किया जा सकता है. मैंने क्या बोला था कि बी गवर्नमेंट को वही पे करेगा टैक्स के रूप में जितना कि उसने प्रॉफिट अर्न किया है. क्लियर है ना? प्रॉफिट पे ही टैक्स बस पे करेगा बी, राइट? तो डायरेक्टली ऑल्सो यू कैन फाइंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ बी इज 12% ऑफ प्रॉफिट. जीएसटी ऑन जो टैक्स ऑन प्रॉफिट 12% ऑफ प्रॉफिट, that is 12 into 200 by 100. So that will be equal to 24 rupees 24. अब इसको निकालने के और भी बहुत तरीके हैं. समझ के करना है. अगर ये नहीं समझ में आता है कि कैसे ये कैलकुलेट हुआ, वैसे तो हम लोगों ने समझ लिया है कि इसकी लाइबिलिटी गवर्नमेंट को पे करने की वही अमाउंट होगी जो कि इसने प्रॉफिट अर्न किया है, उसी का टैक्स वो गवर्नमेंट को पे करे. अब जब ये इसने 500 रुपीज का कॉस्ट प्राइस का सामान खरीदा था, इनपुट टैक्स, तो उसने टैक्स पे किया होगा. इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू कितना पे किया था टैक्स? 12% ऑफ 500 इसने पे किया था. सो 12 into 500 by 100. So this is rupees 60. Output tax is equal to 12% of 700. इसका आउटपुट टैक्स मतलब जो इसने इस अमाउंट पे टैक्स कलेक्ट किया है वो आउटपुट टैक्स हो गया. तो 12% ऑफ 700, दिस इज 12 into 700 by 100. So this is equal to rupees 84. So अब ये टैक्स लाइबिलिटी ऑफ बी, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ बी is equal to output tax minus input tax.
So this is 84 minus 60, which is equal to 24. So this is the tax liability. तो वो चीज यहाँ पे भी हम लोगों ने निकाला था. तो ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, और ये हो गया सेकेंड मेथड, लॉन्गर मेथड है बेसिकली. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. लिख लो जल्दी से. लिख लिया सर. Let's go to the next example. A product is sold from Kanpur, UP to Banaras, UP for rupees 12,000, and then from Banaras to Ranchi at a profit of 4,000. If the rate of GST is 18%, find the GST payable at Banaras. So, तो पहले कानपुर से सेल हुआ बनारस में, बनारस से सेल हुआ रांची में. Product is sold from Kanpur to Banaras for rupees 12,000, and then from Banaras to Ranchi at a profit of 4,000, मतलब 16,000. So जब कानपुर से बनारस में सेल किया था तो उस समय CGST और SGST चार्ज किया होगा, राइट? सो इसमें एक ये भी बताना था तुम्हें कि किस ऑर्डर में वो सेटलमेंट होता है, वो आगे आएगा. तो ये जो सेटलमेंट जब होता है ना टैक्स का, तो अगर यहाँ पे IGST में पेड होता है या CGST में पेड होता है, तो पहले CGST का अमाउंट, मतलब पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला अमाउंट है वो एडजस्ट होता है IGST अगर दिया है आउटपुट टैक्स में, और बाद में जाके CGST SGST में होता है. तो लेट्स सी, यहाँ पे वैसे फर्क नहीं पड़ेगा इस वाले एग्जाम्पल में, बट जिस एग्जाम्पल में फर्क पड़ेगा we'll see the detail of that as well. So a product is sold from Kanpur, UP to Banaras, UP at 12,000. So input tax credit इनपुट जो टैक्स होगा उसका दो पार्ट होगा. एक होगा CGST, ये टोटल GST का रेट 18% है, तो CGST क्या हो जाएगा 9% ऑफ 12,000. ये हम बनारस वाले के लिए बात कर रहे हैं ना. वी हैव टू फाइंड द नेट
जीएसटी पेएबल एट बनारस निकालना है ना, इस वाले जो यहाँ पे जो सेलर बैठा है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो इनपुट टैक्स सीजीएसटी होगा 9% ऑफ 12,000, दैट इज 9 into 12,000 by 100, so this is 1080. एंड सिमिलरली एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स पे होगा, दैट इज 9% ऑफ 12,000, दैट इज अगेन 9 into 12,000 by 100, which is again equal to 1080. Now, net input tax credit is equal to 1080 plus 1080, that is 2160. Now, अब हमारे पास रांची में जो सेलिंग प्राइस आउटपुट टैक्स निकालेंगे, सो आउटपुट टैक्स इसके लिए 16,000 का आउटपुट टैक्स में, बिकॉज देखो क्या हो रहा है, बनारस से रांची इज 2 डिफरेंट स्टेट, सो यहाँ पे सारा जो टैक्स होगा वो आईजीएसटी के अंडर चार्ज होगा। सो आईजीएसटी इज इक्वल टू 18% of 16,000. So this is 18 by 100 into 16,000. So 18 into 160. So that is 2880. Just a second. So output tax is given as 2880. अब ये हमारा जो नेट टैक्स जीएसटी पेएबल जो होगा, नेट जीएसटी पेएबल is equal to 18% of, sorry, the output tax minus input tax. Output tax minus input tax 2880 minus 2160. So this is 720. So this is the net GST payable, and this could have directly be calculated. जो profit है उसका 18% of profit. This is the net GST payable. So net GST payable is 18% of profit. 18 into 4,000 by 100. 720 rupees. Clear, बच्चों? Yes. Just a second.
आई एम सॉरी बच्चों। तो हमारा ये था कि ये जो 4,000 रुपीज जो हमारा प्रॉफिट है ना, उस प्रॉफिट पे भी अगर तुम निकाल लोगे जो टैक्स लाइबिलिटी, तो वो डायरेक्टली 720 रुपीज आ जाएगा तुम्हारा। सो हर क्वेश्चन में हम लोग यही देख रहे हैं कि जो प्रॉफिट होता है उस पे जो टैक्स कैलकुलेट होता है दैट इज ऑल्सो द सेम। जो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करके करोगे तो वो भी सेम ही आए। तो बोथ वेज यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आई स्टॉप टुडे, है ना, बिकॉज एक और क्वेश्चन करने का तो टाइम नहीं बचा है हमारे पास। बट आप क्या करना कि इसको जो क्वेश्चन मैंने किया है इसको समझने की कोशिश करना एंड ट्राई टू फिनिश द एक्सरसाइज जो पिछला वाला एक्सरसाइज था। एक्सरसाइज 1A को ट्राई टू फिनिश इफ यू हैव नॉट डन, एंड इफ यू हैव डन देन देयर इज नो होमवर्क फॉर यू। ओके, Okay, sir. बाय एंड टेक केयर। Yes, sir. Bye, Bye, sir. sir. Thank you, Thank sir. you, sir.